Good morning, students. It is our first class of political science, and we learned the book Constitution at Work. And our first chapter is Constitution, how and why. And especially class 11th, this subject is a new for you. But in previous classes, you learned civics, and the introduction part of political science is very close to civics. So I hope you all are understand about whole content. Students, our first chapter is Constitution, how and why. In this chapter, we learn what is Constitution, why it is necessary, how Constitution worked, how government formed, what is the role of Constitution in our country. So students, we will start our chapter. संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम लोगों की आप लोगों की क्या जानकारी है, ये क्यों आवश्यक है, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में घुसते होंगे. अब आप इसे ऐसे समझो कि एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं. कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लेबर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है. तो पूरी डाइवर्सिटी उस ग्रुप के अंदर है. तो उस ग्रुप को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हम एक घर की बात करें, हमारे घर में कई मेंबर्स होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, हम लोग हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं. तो अक्सर करके हम कुछ मुद्दों पे उनसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं. कोई चीज़ खरीदना हो, कोई बात कहना हो, कोई प्रोग्राम देखना हो, घर को कैसे सजाना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम उनसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं. और अगर कोई एक व्यक्ति निर्णय लेने वाला ना हो, कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करने वाला ना हो, तो हम इन छोटे छोटे मुद्दों पे रोज़ हमारे यहाँ झगड़े होते रहेंगे. ये मैं एक लोकल लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझने के लिए. उसी तरीके से ग्रुप को लेकर के समझिए कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, ऑक्यूपेशंस को फॉलो करने वाले, सबकी अपनी ओपिनियंस हैं, सब अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहेंगे. हो सकता है कि एक समय ऐसा आ जाए कि जो बातें हम करना चाह रहे हो या ग्रुप में करवाना चाह रहे हो, उस बात को सख्त नापसंद किया जाए दूसरे व्यक्ति के द्वारा. तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट यहाँ पे ऑपरेट होगा. इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ एक ऐसे फंडामेंटल रूल्स हों, कुछ ऐसे बुनियादी नियम हों जिसको मानना सबके लिए ज़रूरी हो. तभी ये ग्रुप शांति के साथ रह पाएगा, एक दूसरे के साथ रह पाएगा और अपने ग्रुप का और अपना विकास कर पाएगा. सबको सिक्योरिटी मिलेगी, सबको डेवलप्ड होने का मौका मिलेगा अपने 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 ऑक्यूपेशंस में, है कि नहीं? अगर कोई एक फंडामेंटल रूल्स बुक ना हो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एकदम से कॉन्फ्लिक्ट में घिर जाएगा, तनाव में घिर जाएगा, संघर्षों में घिर जाएगा. और अगर कोई फंडामेंटल रूल हो कि नहीं, ये नियम ऐसे है, इस चीज़ को ऐसे बनाना है, इस चीज़ को ग्रुप के हर मेंबर को फॉलो करना है, और ये चीज़ ग्रुप में टोटल प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा जैसे कि कोई भी एक रूल ले लिया जाए कि हम सड़क के दाईं ओर से चलेंगे, तो ये एक रूल बना. अब इस रूल का जो इस रूल को जो वायलेट करेगा, जो इसका वायलेशन होगा, तो वो पनिशेबल होगा. तो सब उस रूल को फॉलो करेंगे. मैं एक एग्जांपल के तहत आपको बता रहा हूँ. तो सब उस रूल को फॉलो करेंगे जिससे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे. तो ये उस ग्रुप के लिए या एक समाज के लिए काफ़ी बेहतरी भरा परिणाम आएगा. एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, लोगों की जान माल बचेगी. तो कुल मिलाकर के ये कहने का तात्पर्य है कि एक बुनियादी नियम होने चाहिए, फंडामेंटल रूल्स होने चाहिए, और वही रूल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है.
अब आप उस ग्रुप को अपना देश समझ लो और जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, तो आपको आई होप कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि संविधान क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। जैसे ग्रुप में हम डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उसी तरह हमारे देश में डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, और ये डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे देश में बिना किसी तनाव के, बिना किसी असुरक्षा के, बिना किसी संघर्ष के एक साथ निवास करें, अपना विकास करें, साथ साथ देश का विकास करें। इसके लिए इनको एक नियम होना ज़रूरी है, फंडामेंटल रूल्स बुक होने ज़रूरी है, और वही नियम, वही फंडामेंटल रूल कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है। और उसको फॉलो करके ही हम अपनी सुरक्षा, ग्रुप की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपना विकास, ग्रुप का विकास और देश का विकास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा पहला टॉपिक है आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा पहला टॉपिक, और क्या इसकी हमको नीड है, और कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस बढ़ाता है। इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो जैसा पहला टॉपिक में हमने बात किया कि संविधान हमें रूल्स बना करके देता है। अब संविधान चूँकि एक डॉक्यूमेंट है तो वो खुद तो ऑपरेट कर नहीं पाएगा, संविधान के माध्यम से हम डिसीजन मेकर्स को चुनते हैं जो समाज के लिए निर्णय लेते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट डिसीजन मेकर्स, ए कहता है कि ये नियम होने चाहिए, जबकि बी ठीक उसके बिल्कुल अपोजिट है, वो कह रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ऐसी व्यवस्था रहे तो समाज, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि वो अपना विनाश खुद कर लेगा, सिविल वार हो जाएंगे, लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होंगे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करवाता है कि कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ ऐसी होंगी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स से भरी होंगी, वो डिसीजन लेंगी, वो कानून बनाएंगी। अब देखिए मोनार्की में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो किंग के पास होता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो एक पार्टी के पास होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा, तो वो दिया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा, लॉ मेकिंग करेगा, पार्लियामेंट ही निर्णय लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, पार्लियामेंट ही रूल करेगा। अब पार्लियामेंट ये कैसे करेगा? तो यूनान में हर चीज़ों को, यूनान से ये सबसे पहले आया था कि किसी भी स्पेसिफिक मुद्दों पे जनता की राय ली जाती थी। तो अब जनता की राय कैसे ली जाए? हर जनता, भारत में 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, हर बात पे सबकी सहमति कैसे ली जाए? तो इसके लिए हमें एक पार्लियामेंट द्वारा सिस्टम मिला, डेमोक्रेटिक सिस्टम मिला, जिसके तहत हम रिप्रेजेंटेटिव्स की चुनाव को चुनते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। पूरे भारत को विधानसभा, लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसे कहते हैं। तो विधानसभा की तो बात तो अभी नहीं करेंगे। लोकसभा आप जानते होंगे क्या होता है। जब सेंट्रल असेंबलीज़ की चुनाव होती हैं तो सेंट्रल असेंबली के चुनाव में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाते हैं और कई पार्टियां इसमें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उतारती हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स, जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा होता है, बहुमत में होता है, उस पार्टी का सरकार बनता है। जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी वाइज चुन करके जाती है, तो जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या ज़्यादा रहती है उस पार्टी को राष्ट्रपति बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। फिर एक चुनाव उसी के अंदर और होता है, जो सबसे ज़्यादा संख्या में जिस पार्टी के पास रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनमें से वो अपना नेता चुनता है और वही फिर हमारा प्रधानमंत्री बनता है। तो ये सिस्टम हमें इनके क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमको मिली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम इन चीज़ों को समझ पाए हैं, या हमें ये सिस्टम मिला है कि हम इस व्यवस्था से पूरे देश पे कानून का शासन हो
डिसीजन मेकिंग हो, किसी के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो। अब जैसे एक जनरल बात है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की हमने बात की, तो वाराणसी से आप देखिए, हमारे यहाँ कई लोगों ने चुनाव लड़ा जब 19 में चुनाव हुआ था, अभी थोड़ी 1 साल पहले। तो वाराणसी से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुनाव लड़ा, और बड़े गर्व की बात यह है कि हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है जो चुन करके गया संसद में, वही लोकसभा का नेता बना और एक तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बना। लोकसभा का नेता नहीं कहेंगे, बल्कि जब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के गए थे, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स का नेता बना। मैंने भी पीछे आपको बताया ना कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो पार्टी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेकर के जाती है। फिर उनके अंदर चुनाव होता है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स में उनका लीडर कौन होगा, जो लीडर बनता है वही जाकर के आगे भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलती है। आप इसको आपने बुक में मैं एक बेसिक्स आपको क्लियर किया हूँ। तो इसमें हमको ये क्लियर होता है कि संविधान हमें ये बताता है कि जो सोसाइटी है उसमें डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, यानी कि रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, और पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी, ये हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन जो लेगा उसका निर्माण कैसे होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, संसद लेगी, संसद का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमने आपको क्लियर किया। और हमारे जो लोकसभा क्षेत्र, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस समय भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। ये भी हमने करंट से आपको कोरिलेट करवाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।